नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इंतजार हर कोई कर रहा है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चंडीगढ़ रोहतक हो, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा इंतजार दिल्ली में हो रहा है। साख, परीक्षा, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की। घंटे भर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। इस मतगणना के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे 9 बजे तक। महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, 10 बजे के बाद बहुत कुछ साफ और ज्यादा होने लगेगा। बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि एग्जिट पोल तमाम एक सर्वसम्मति से अगर एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी दोनों ही राज्यों में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर ही नहीं, बल्कि जिस जादुई आंकड़े से आगे निकलने की स्थिति में है, जहां से बहुमत का अंक छुआ जाता है। दिल्ली के दफ्तर में बीजेपी में तैयारियां हैं, मीडिया को लेकर खास इंतजाम भी कर दिए गए हैं, लेकिन खास इंतजाम असल में कहीं पर है तो वह मुंबई में है। और मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर में बाकायदा बिजली से कमल खिले हैं, एक दो नहीं दर्जनों कमल खिले हैं। बड़ा पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उसके बाद तीसरा चेहरा जो है वह गोपीनाथ मुंडे का है, चौथा चेहरा नितिन गडकरी का है, और उसके बाद 3 नाम जो कि खासतौर से माना जा रहा है इनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। उसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं, उसमें खड़से साहब भी हैं, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बतला रहा है कि महाराष्ट्र के भीतर असल सहमति किस नाम पर होगी, उस दिशा में हर कोई देख रहा है। हम चर्चा शुरू करें, हमारे साथ मेहमानों का जमावड़ा जुड़ते चला जाएगा, लेकिन एक तस्वीर पूरे महाराष्ट्र की हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं। एक जगह 288 सीट है तो एक जगह 90 सीट है। चक्र कुछ धीमे घूम रहा है, तेज घूमेगा तो आपको देखे। ये जो तस्वीर निकली वो महाराष्ट्र की तस्वीर है। महाराष्ट्र 6 हिस्सों में बटा हुआ। शुरुआत अगर मुंबई ठाणे से करें, शिवसेना की सियासत यहीं से शुरू होती है। बाला साहब ठाकरे यहीं से शिवसेना को बनाते और खड़े करते हैं। ये बात आगे बढ़ती है और कोंकण में फैलती है, और कोंकण के इलाके में शिवसेना का कब्जा होता है। और उसके बाद वह हिस्सा थोड़ा सा मराठवाड़ा और की तरफ कहीं ना कहीं घुसता है, क्योंकि इन सब के बीच जिस समय बाला साहब ठाकरे राजनीति करते हैं, उस समय पश्चिम महाराष्ट्र से एक चेहरा निकल कर आता है, वो और चेहरा शरद पवार का। पहला चुनाव सोचिए 67 में लड़े थे, और 67 का ही बरस था जिस समय बाला साहब ठाकरे ने चुनाव लड़े थे, उस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये दो राजनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, और इन सब के बीच उत्तर महाराष्ट्र फिलहाल मौजूदा स्थिति में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां कांग्रेस अपने वर्चस्व को, लेकिन अब बीजेपी उसमें घुसी है। उत्तर महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका गुजरात का है। अब सवाल है 2 इलाके, विदर्भ और मराठवाड़ा, दोनों में सबसे पहले अलग राज्य बनाने की धूम। विदर्भ अलग राज्य बने ना बने, सबसे पहले मुहर बीजेपी लगाती है, इसलिए बीजेपी मानकर चल रही है विदर्भ साथ देगा। विदर्भ की 62 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 59 सीट पर बीजेपी और शिवसेना आगे रही थी। तो ये एक स्थिति है कि बीजेपी क्यों लग रहा है 100 का आंकड़ा पार कर लेगी। सबसे बड़ा चंक विदर्भ का है। किसको कितनी सीट मिलेगी 2009 में जो मिली थी पहले, उसका नजरिया एक आपके सामने देख लीजिए। एनसीपी 62, कांग्रेस 82, शिवसेना 44, बीजेपी 46। बीजेपी 46 तक की स्थिति में आई थी। बीजेपी कभी भी दूसरे नंबर पर आई नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में, या तो शिवसेना ऊपर रही या फिर कांग्रेस एनसीपी, ये दोनों पार्टियां टूटती भी हैं, अलग अलग होती हैं। शरद पवार विरोध करके निकलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये गठबंधन उसी के बाद से सत्ता में है, और बीते 15 बरस से सत्ता में। उनसे पहले शिवसेना और बीजेपी जब पहली बार हाथ मिलाते हैं 90 में, तो उसके बाद 92 में अलग भी होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, लेकिन 95 में दोनों एक साथ मिलकर सत्ता बनाते हैं। शिवसेना से निकलते हैं एमएनएस, जिनको 13 सीट मिली, राज ठाकरे का चेहरा सामने, और निर्दलीयों का संख्या आप अक्सर देखिएगा 20 से ज्यादा रहता है। उसकी बड़ी वजह यह है हर पार्टी का विद्रोही इसमें शामिल रहता है, और छोटे दल जो खास तौर से इस बार बहुत ही चालाकी से या बहुत हुनर के साथ बीजेपी ने अपने साथ किया, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, राजू शेट्टी हो, धनकर समाज हो, ये की स्थिति है। जो खास चेहरे हर किसी की नजर है, उसमें अशोक चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री, गद्दी छोड़नी पड़ी थी आदर्श घोटाले के चक्कर में। अमिता चौहान भोकर से हैं। नजर हर किसी की नागपुर उत्तर पश्चिम से लड़ने वाले देवेंद्र फडणवीस पर है। देवेंद्र फडणवीस के माता पिता भी राजनीति से जुड़े रहे और समाज सेवा के साथ उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया था। तो वहां से निकलते हैं
देवेंद्र फडणवीस, जो कि नागपुर उत्तर पश्चिम से लड़ रहे हैं। बड़ा संयोग है कि नागपुर के ही चूंकि गडकरी हैं, इसलिए माना जा रहा है कौन होगा, और संयोग से दोनों ब्राह्मण हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए शक की गुंजाइश लगातार बनती है। ऐसे में एक नाम एकनाथ खड़से का आता है, जो कि ओबीसी से आते हैं, और इनके नाम पर लेकर सहमति बने ना बने इंतजार करना होगा। मुक्तिनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग चेहरों में नंदगांव से पंकज भुजबल, छगन भुजबल के बेटे। छगन भुजबल खुद चुनाव लड़ रहे हैं येवला से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेटों का जो दौर है, इसको लेकर बहुत सीधी चोट करने से चूके नहीं नरेंद्र मोदी, और लगातार कह रहे थे कि चचा यहाँ, भतीजा वहाँ, पिता वहाँ, बेटा यहाँ। ये सारी राजनीति होती रही। भिवंडीपुर से अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेटों का दौर भी है, एक दूसरी पीढ़ी आकर खड़ी हो गई है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। ये एक राजनीति किस रूप में मायने रखती है? संजय, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर। किसी राजनेता का बेटा जब चुनाव मैदान में होता है, तो उसके अनुकूल क्या माना जाए कि शुरुआत में ही एक वोट बैंक क्रिएट हो चुका होता है, कोई मेहनत नहीं करनी है? देखिए, पहली बार अगर किसी राजनेता का बेटा या बेटी या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पहली बार उन्हें बहुत एडवांटेज है, क्योंकि एक उनके पिता या किसी और जो परिवार में जिन्होंने भी पहले वहाँ चुनाव लड़ा है, उनकी एक विरासत उनको मिलती है, पार्टी का उनके साथ सपोर्ट रहता है। लेकिन पहली बार चुनाव जीतने के बाद दूसरी तीसरी बार जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो उसे अपने दम पे कुछ करना होता है, और तभी वो चुनाव जीत सकते हैं। पहली बार में निश्चित रूप से फायदा दिखाई पड़ता है। यकीनन, इसलिए नेताओं के बेटों की फौज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। विरासत की लकीर महाराष्ट्र में इस हद तक है कि हम आपको दो तीन चीज़ बता दें कि महाराष्ट्र में तकरीबन 19 सीटें ऐसी है जहां बड़े कद्दावर नेताओं के बेटे हैं, 22 सीट ऐसी है जहां पर बेटे ही बेटे हैं या परिवार से जुड़े हुए तबके हैं। और इन सब के बीच विरासत और परिवारवाद के खिलाफ खुद नरेंद्र मोदी हर जगह चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन एक सवाल यह भी आया कि विरासत को लेकर आगे राजनीति बढ़ाने वालों में पहली बार एक समाज, बंजारी समाज, जो कि गोपीनाथ मुंडे का परिवार है, उनके यहाँ से भी पंकजा मुंडे के साथ साथ उनकी छोटी बहन भी चुनाव मैदान में आ गई। तो ये एक हर किसी पे दृष्टि है कि परिवार का लाभ राजनेताओं को मिलते रहे, और वो परिवार राजनीति के तौर पर ही अपने कैरियर को बनाता समझता है। अब दूसरा सवाल संजय यहाँ पर आ रहा है कि जो एग्जिट पोल का नज़रिया है, अभी तो स्क्रीन पे हम सिर्फ 0-0 दिखा रहे हैं जी, लेकिन ये तादाद बढ़ेगी। एग्जिट पोल को लेकर अलग, हम इससे पहले रिपोर्टरों से बात कर रहे थे। हरियाणा का रिपोर्टर कह रहा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने भी सर्वे किया है और एग्जिट पोल का सर्वे किया है। मतलब चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद उसने चीज़ों को परखा है, और उसमें ये मानकर वो चल रहे हैं कि हरियाणा जैसी जगह में कोई एक पार्टी आ नहीं सकती है। अब ये सवाल है, हम लोग जो दिखलाते हैं एग्जिट पोल और जो पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से सर्वे करती है, दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर रहता है? दोनों में अंतर है। पॉलिटिकल पार्टी जब करती है तो ज़्यादातर आम तौर पर उनके कुछ कार्यकर्ता उससे जुड़े होते हैं, और लोगों को जब ये पता चलता है एक पार्टी का सर्वे हो रहा है, तो अनायास लोग ना चाहते हुए भी उस पार्टी के बारे में अपना विचार देते हैं। जब कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, चाहे वो आज तक चैनल हो या कोई और भी चैनल हो, जब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कर ले तो, हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कर लें और अगर उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो प्रामाणिक हो, तो उनकी भी प्रामाणिकता वही होगी जो किसी चैनल द्वारा सर्वे कराए गए सर्वे की प्रामाणिकता होती है। बोलना बड़ा मुश्किल होता होगा ना, आप हार रहे हैं, जो सर्वे कर रहा होगा वो बोल नहीं पाएगा। हाँ, दूसरी बात ये रिपोर्टिंग का फर्क होता है। जब ये चैनल या अखबार कोई भी, वो बड़े न्यूट्रल तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। पार्टी अगर अपने सर्वे में ये दिखाई पड़ेगा कि एक पार्टी हार रही है और उसी पार्टी ने सर्वे कराया है, तो या तो उस इंफॉर्मेशन को वो दबा देगी या उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, जिसको कहते हैं मक्खन लगा करके लोगों के। गजब का उत्साह है बीजेपी में एग्जिट पोल को लेकर। हम सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर चल रहे हैं, अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, एग्जिट पोल का कमाल है या खुद के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है, या इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जिस नायक की तरह उभरे हैं? क्योंकि बीजेपी मुंबई हो या दिल्ली, चहल पहल जबरदस्त है, चकाचौंध जबरदस्त है। देखिए, चकाचौंध जबरदस्त है प्रसून, और प्रवक्ताओं का आना भी शुरू हो गया। एग्जिट पोल के नतीजे से बीजेपी उत्साहित तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया था और जिस तरह से अकेले दम पर लड़ने की कोशिश बीजेपी ने की थी महाराष्ट्र में और हरियाणा में 4 सीटें आई थी, और इस बार अकेले लड़ने का जोखिम उठाना भी काफ़ी जोखिम भरा काम था। लेकिन पार्टी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बनाने की पूरी कोशिश में हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। नरसिम्हा राव जी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये पैमाना होगा, पार्टी हारती है जीतती है? अब देखिए, जो हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य है
जहां भाजपा कभी अपने बल पर चुनाव नहीं लड़ा है। हरियाणा में जब लड़ा है हमने 3 बार हमने हरियाणा में चुनाव अपने दम पर लड़ा है। एक बार दो बार 2-2 सीट मिले थे और तीसरी बार 4 सीट मिले थे। और वहाँ से हम अभी मोदी जी की नेतृत्व के जरिए हम 50 की आंकड़ा छू सकते हैं, इस तरह का हमें भरोसा है। तो इसलिए 4 कहाँ 40-50 कहाँ, तो इसलिए आपको आंकलन वहाँ करना पड़ेगा। 40 से ऊपर जितने भी सीट आए मैं समझूंगा उसके लिए मोदी जी का नेतृत्व, उसमें उसका योगदान बहुत बड़ा होगा। और महाराष्ट्र में भी हमने 65, हमारी सबसे बड़ी संख्या अब तक पिछले 50 साल में महाराष्ट्र में 65 सीट जीते हैं। पिछले चुनाव में हमने 46 जीते हैं। तो वहाँ भी जो भी होगा हम आज उम्मीद करते हैं हमको कम से कम 150 सीट मिलेंगे, पूर्ण अपने आप बहुमत में रहेंगे महाराष्ट्र में। तो इसलिए योगदान के बारे में आंकलन का मापदंड इससे और कुछ हो नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ी है। पार्टी का राज्य न महाराष्ट्र में न हरियाणा में कोई नेता घोषित नहीं हुआ, तो पार्टी की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसका श्रेय हार का या जीत का नरेंद्र मोदी जी पे जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, माप जो मेरे लिए यार्डस्टिक वो रहेगा पिछला हमारा परफॉर्मेंस, और उससे ऊपर हम कहाँ तक उठ पाते हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि हम बहुमत में रहेंगे, बहुमत में आएंगे, दोनों जगह सरकार बनाएंगे। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मई के महीने में हम जो चुनाव जीते हैं लोकसभा में, 25 साल के बाद किसी एक पार्टी को, एक नेता को पूर्ण बहुमत मिला है केंद्र में। मैं समझता हूँ एक नया युग आरंभ हुआ है। मई 2014 से ये युग जो है कई साल तक, कई दशकों तक लागू रहने वाला है। शिवसेना से बातचीत के सारे रास्ते बंद, गठबंधन बचा रहेगा। अब देखिए, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं तोड़ा है। हम शिवसेना को उस दिन भी हम अपने साथी मानते थे, आज भी, बट लेकिन हम शिवसेना के बगैर हमने अपने दम पर, अपने बल पर हमने चुनाव लड़ा है। लेकिन हमने चुनाव सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ लड़े हैं। तो इसलिए हमारे लिए शिवसेना अभी भी केंद्र में एक पार्टनर है। एक सवाल हमारा भी है अमिताभ। बिल्कुल प्रसून, बताएं। जीवीएल ने किताब लिखी थी इससे पहले कि ईवीएम मशीन में कैसे कैसे गड़बड़ी होती है और मैनेज हो जाता है। अब क्या राय है जीवीएल की? मैं जीवीएल से पूछता हूं, जो खुद सर्वेक्षण करने में मास्टर रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, और काफ़ी इनकी एग्जिट पोल्स और सर्वेज कई बार सटीक बैठे हैं, कई बार गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, आपने किताब भी लिखी थी कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ियां होती हैं, अब आप संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक हो गया? नो, देखिए, ईवीएम टेक्नोलॉजी में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है, मैंने ये पहले भी लिखा है, मैं उस बात से कायम हूँ। मैंने कभी नहीं ये कहा है कि किसी एक चुनाव को किसी प्रकार मैनिपुलेट किया गया, बट लेकिन टेक्नोलॉजी में कमियां हैं, उसको फाइनली इलेक्शन कमीशन ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है। हम इसको और ज़्यादा ये करेंगे। आपकी सरकार है, सब ठीक होगा, करवाएंगे ठीक? बिल्कुल करना चाहिए, करेंगे। हाँ प्रसून, कम से कम मानते हैं कि गड़बड़ियां हैं और कोशिश होगी कि इसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। नहीं, बड़ा तीखा इन्होंने सवाल उठाया था, और जब जिस मैनिपुलेशन से ये इनकार कर रहे हैं उस किताब में जिक्र है कि चुनाव में जीत हार मैनिपुलेट। लेकिन आप हमारे साथ जरा बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ अब साहिल जुड़ रहे हैं दूसरे छोर पर। साहिल, उत्साह है या सन्नाटा है बीजेपी खेमे में? उत्साह तो भरपूर है, क्योंकि सारे उनकी दारोमदार जो है वो एग्जिट पोल्स पर हम इसके आगे ले जाना चाह रहे थे बात को। एक मिनट। अब यहाँ पर बताइए, शिवसेना के खेमे में उत्साह है या सन्नाटा है? या शिवसेना का खेमा काफी शांति से बैठा हुआ है। उनको लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे ठीक नहीं है उनके लिए, और अभी भी उनको लगता है कि 80 से 90 तक उनकी सीटें जा सकती है, और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बदलती है। कल जिस तरीके से बयानबाजी बीजेपी के अंदर हो रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके बाद शिवसेना से रिश्ते जोड़ने को लेकर, उद्धव ठाकरे से जो कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब तक नतीजे पूरी तरीके से बाहर नहीं आते तब तक किसी भी चीज के बारे में बात करना बेकार है। और उन्होंने अपने सारे लोगों को भी कह दिया है कि नतीजे पूरे आने के बाद ही आप मीडिया से बात करें, क्योंकि तब तक स्पेकुलेशन का दौर चलता रहेगा और शिवसेना की भूमिका दिन ब दिन वीक हो जाएगी अगर इस स्पेकुलेशन में वो घुस जाते हैं। तो उन्होंने अपने सारे लोगों को यह कह दिया है कि आप बिल्कुल बात नहीं करें, जब तक नतीजे खुलकर सामने नहीं आते तब तक किसी भी तरीके से बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, पिछले 2 दिनों में इस बात को लेकर शिवसेना में काफी चर्चा रही है कि क्या अनंत गीते को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं रखना है।
इसीलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे क्या आते हैं, नतीजों के बाद क्या बीजेपी को शिवसेना की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। इस बीच प्रसून ये भी हुआ कि हम कल महाराष्ट्र के विधानसभा गए थे, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा था। उनके लोगों ने कहा कि हमको कहा गया है कि 2 दिन के भीतर हम शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, और जिस तरीके, क्योंकि फिलहाल राष्ट्रपति शासन चल रहा है महाराष्ट्र में, ऐसे में राज्यपाल की भूमिका काफी अहमियत रखती है। जिस तरीके के भी नतीजे आए तो हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बीजेपी को पहले न्योता मिले, जो भी नतीजे आज निकलते हैं उसके मुताबिक। तो कुल मिलाकर इसके बाद क्या होगा उसको लेकर शिवसेना में थोड़ी चहल पहल है, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि शांत रहे, नतीजे आने के बाद जो भी बात करनी है वो बात करनी चाहिए। पूरी सियासत के मद्देनजर बहुत छोटा सा कमेंट चाहेंगे, ब्लैक संडे किसके लिए साबित होने वाला है? ब्लैक संडे किसके लिए साबित होगा, साहिल? ब्लैक संडे तो मुझे लगता है कि 2 पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा रहेगा। एक तो अगर जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है 100 के आगे बीजेपी नहीं जाती, तो आज सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने के बाद भी ब्लैक संडे उनके लिए होगा। अगर एनसीपी जिसने इतना बड़ा दांव खेला है वो अगर 20-30 सीटों पर सिमट जाती है तो पूरे पवार पॉलिटिक्स पर उसका असर पड़ेगा, तो ब्लैक संडे उनके लिए साबित होगा। और शिवसेना जो पहली बार अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी, वो जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया, बीजेपी के बड़े नेताओं पर सीधे सीधे अटैक किया, अगर उनको भी 100 के आगे सीटें नहीं मिल पाती या एग्जिट पोल जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना का प्रदर्शन रहता है, तो ब्लैक संडे उनके लिए भी साबित होगा। जी, पिछला चुनाव फ्राइडे के दिन गिना गया था, तो पवार साहब ने कहा था देखिए गुड फ्राइडे आ गया, आज ब्लैक संडे। जी, बट प्रसून जी, कांग्रेस का जिक्र उन्होंने नहीं किया, वो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके लिए तो ब्लैक ही ब्लैक है, उनका चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो जब कहते हैं ना, जब पूरी तरह से चांद ना दिखाई दे, अमावस्या की जो स्थिति होती है अभी उससे गुजर रही है। पहली बार दोनों ही राज्यों में, महाराष्ट्र या हरियाणा, बहुकोणीय मुकाबला, लेकिन इस बहुकोणीय मुकाबले में संयोग ऐसा कि सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस जिस लहजे में लड़ रही है उसमें बार बार ये लगता रहा, वो मान कर चल रही है कि वो हार चुकी है। और यकीनन ये एक स्थिति एग्जिट पोल में भी नजर आई कि वो किस तरीके से। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता कृपाशंकर सिंह, हमारे संवाददाता अमृता शेड़गे के साथ। अमृता, जरा बात कीजिए। कांग्रेस के नेता कृपाशंकर सिंह पहुंचे हैं दादर के सिद्धिविनायक मंदिर में बाप्पा के दर्शन करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। सर, जब वोटिंग का दिन था यहीं पर आपसे मुलाकात हुई थी, आप सिद्धिविनायक के दर्शन करने आए थे। आज का दिन अहम है महाराष्ट्र के लिए, क्या बाप्पा से मांगा है? मैंने कहा था उस दिन भी और आज भी कह रहा हूँ, बाप्पा के पास आना पड़ता है, माँ बाप से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता है, अपना श्रद्धा भाव समर्पित करना पड़ता है, और बाप्पा को पता होता है कि बेटे को क्या चाहिए। आज का दिन काफी अहम है, क्या लगता है आपको कांग्रेस का क्या भविष्य होगा इस चुनाव में? अब अभी थोड़े टाइम बाद 8 से शुरू हो जाए गिनती, अब तो कुछ ही घंटों का समय है, तो मुझे लगता है नतीजे आएंगे, नतीजे के ऊपर आगे इस महाराष्ट्र प्रदेश का भविष्य तय होगा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं आपके खिलाफ जा सकता है, ऐसे लगता है आपको? अब जो भी हो, अब तो नतीजे आ रहे हैं, 8 बजे सभी गिनती शुरू हो जाएगी, कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाएंगे, और उस पर जो आएंगे उसके ऊपर फिर बात करेंगे आपसे। क्या बाप्पा की अब आशीर्वाद की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे लग रहा है? जरूरत है, ये कोई आज के लिए नहीं है। बाप्पा के पास, मैंने कहा ना, माँ बाप के पास तो हमेशा रहना चाहिए, हमारी श्रद्धा तो रहनी चाहिए। बहुत उम्मीद है आज के दिन से जनता आपके साथ जाएगी? नहीं, उम्मीद तो रहती है, लेकिन बाप्पा के साथ जो अपना है वो तो यहाँ आना ही है।